नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक घटनाओं की। फोर्थ ग्रेड के लिए स्पेशल जो है अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस में इन्होंने और चीज भारत राजस्थान का इतिहास नहीं लिख के उसमें लिखा है उन्होंने ऐतिहासिक घटनाएं। तो जो हिस्टोरिकल इवेंट है या हम कालक्रम के अनुसार नहीं पढ़ के प्रत्येक वंश की जो है वो ये पढ़ेंगे कि भाई कौन सी घटना जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास की, कि मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं बेसिकली फोर्थ क्लास के लिए जो है ये क्लास में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ये सीरीज। लेकिन इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास जो है वो सभी परीक्षाओं में आता है, तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये है रहेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि ज्ञान सेतु जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल और ऐप भी डाउनलोड कर लें, जहां से आपको मात्र 10 रुपए में जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है फर्स्ट ग्रेड की। और इसके साथ साथ दूसरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इस पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास से, मेवाड़ के इतिहास की प्रमुख घटनाओं से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास राजस्थान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना है तो वो पहली घटना हम मानेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। तो पहला प्रश्न अगर आपके आता है वो आता है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, और उसमें सिर्फ आपको इतना पूछा जाता है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधित किस विद्वान ने क्या मत प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले अगर हम इसके उत्पत्ति से संबंधित देखें तो पहला जो मत अपना आता है वो आता है अग्निकुंड। अग्निकुंड उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो ये जो सिद्धांत था वो किसने दिया? चंद्रप्रदायी ने दिया। जब आप अजमेर का चौहान वंश की घटनाएं पढ़ेंगे उसमें आप चंद्रप्रदायी को आवश्यक रूप से पढ़ेंगे। तो राजपूतों के अग्निकुंड उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? चंद्रप्रदायी ने दिया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी लिखी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ के चंद्रप्रदायी ने कहा कि जो वशिष्ठ का अग्निकुंड है, वशिष्ठ जो है उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ का जो अग्निकुंड है जिनको आसुरी शक्तियां नष्ट कर रही थी उनसे बचाने के लिए उन्होंने 4 जातियों की उत्पत्ति की, 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति की। और ये इन्होंने कालांतर में जो है वो क्या किया? शासन किया। तो 4 जातियां कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। देखिए यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, गुरु वशिष्ठ का जो अग्निकुंड है उस अग्निकुंड से जो 4 जातियों की उत्पत्ति हुई उनका क्रम बताइए। पहले उन्होंने प्रतिहारों की उत्पत्ति की, फिर परमारों की, फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि चालुक्य की और अंतिम महान योद्धा जो पैदा किया वो कौन था? वो था चौहान वंश। ठीक है, तो ये चंद्रप्रदायी का मत है। उसके बाद में एक मत अपने पास आता है, वो आता है विदेशी। भाई एक जो इतिहास के पिताजी जिनको हम कहते हैं राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने कहा कि ये जो राजपूत हैं इनके जो सारे रिवाज जो है वो सक्सीथियन वगैरह से मिलते हैं। अग्नि पूजा, घोड़े का प्रयोग, ये सारी चीजें, इसलिए ये जो है वो किसकी संतान है? विदेशियों की संतान है। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने कही। आपको कभी ये लेखक पूछा जाएगा, विद्वान पूछा जाएगा जिसने ये बात कही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आते हैं आगे सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये आपके कहा गया भाई वीडी चट्टोपाध्याय। वीडी चट्टोपाध्याय ने कहा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ब्राह्मण मत।
तो ब्राह्मण मत की अगर हम बात करें तो एक तो आपको ध्यान रखना है D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और एक शिलालेख भी आप इसमें याद रखें, बिजोलिया का शिलालेख। देखिए चौहान वंश से संबंधित शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख। इस बिजोलिया का शिलालेख जो 1170 ईस्वी का है, इस बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को कहा गया है वत्स गोत्र का ब्राह्मण। चौहानों को कहा गया है वत्स गोत्र का ब्राह्मण। तो सामान्य से जो पहली घटना जिस हम की बात कर रहे हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है। आपको सिर्फ याद रखना है कौन से विद्वान ने जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है। ये पूरी जो स्लाइड है पूरी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, वहां से आप जो है वो अपने शॉर्ट नोट्स इससे तैयार करने हैं। और अपनी जो क्लास चल रही है ये एक तरह से मानिए कि शॉर्ट नोट्स फॉर्म में चल रही है, इसलिए कि इससे शॉर्ट नोट्स बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो चारों के ये हो गया। अब हम आगे शुरुआत करते हैं, आगे आते हैं हम मेवाड़ के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में। ठीक है, तो देखिए मेवाड़ के इतिहास की घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले स्थापना की बात आएगी। भाई मेवाड़ रियासत की बात कर रहे हैं हम, तो रियासत की बात कर रहे हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हाँ भाई मेवाड़ में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्थापना। स्थापना की अगर हम बात करें तो गुहिल गुहादित्य या शिलादित्य, ठीक है। गुहिल संस्थापक कौन था, मेवाड़ का वंश कौन सा है, इन्हीं के नाम पे गुहिल के नाम पे मेवाड़ के वंश को क्या कहते हैं, गुहिल वंश कहते हैं। कौन से वंश का शासन था, गुहिल वंश का शासन था। गुहिल गुहादित्य शिलादित्य इस तरह के नाम मिलते हैं। और इन्होंने 566 ईस्वी में जो है वो इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब ये स्थापना करने के बाद ये इसको व्यवस्थित नहीं कर पाए थे, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा शासक हुआ जिसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल नामक शासक हुआ। ये आपको इस बप्पा रावल से याद रखना है कि हारित नामक ऋषि थे। हारित ऋषि की ये क्या करता था बप्पा रावल, हारित ऋषि के पास रहता था, सीधा साधा आदमी था और इसकी गायें चराता था। बप्पा रावल सीधा साधा आदमी था, हारित ऋषि की गायें चराता था। एक दिन बाबा जी की मेहरबानी हो गई और बाबा जी ने कहा कि जा बेटे तेरे को जो है वो क्या देता हूं, चित्तौड़ का राज देता हूं। ठीक है, तो हारित ऋषि ने जो है जो गुहिल वंश की जो स्थापना हुई थी उस गुहिल वंश को आगे बढ़ाया और व्यवस्थित रूप से इन्होंने जो है वो यहाँ पे राज्य स्थापित किया। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने राजधानी बनाई थी, इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, नागदा थी। बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी, नागदा थी। अब वो 7 मन का खड़ग रखता था और 2 बकरे खाता था, इस तरह की बातें जो है इतिहास में पूछी नहीं जाती है। अपने शॉर्ट नोट्स टाइप ले रहे हैं तो पूरी कोई कहानी समझाने से कोई मतलब आपको क्या नहीं है। ठीक है, उसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। और सबसे मेन घटना इसमें हुई कि बप्पा रावल ने क्या किया, एकलिंग जी का मंदिर बनाया। और ये जो एकलिंग जी है ये क्या है, एकलिंग जी, एकलिंग जी है वो मेवाड़ के आराध्य देव, मेवाड़ के आराध्य देव। ठीक है, कैलाशपुरी नामक जगह पर उन्होंने जो है वो भगवान शिव का मंदिर बनाया एकलिंग जी का। और अपने आप को एकलिंग जी का क्या कहा इन्होंने, दीवान का। ठीक है, ये बप्पा से संबंधित बातें होगी। अब उसके बाद में एक शासक, 2 शासकों के बारे में छोटी सी जानकारी और लेंगे। एक अल्लट की बात करेंगे हम यहाँ पे और दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पे तेज सिंह जी। 2 शासकों की बात करेंगे। देखिए अल्लट के समय 2 घटनाओं को आप विशेष तौर से याद रखें। अल्लट ने क्या किया, वो राजा महाराजा होते हैं ना,
उनकी शादियां भी याद रखी जाती है। तो इसने एक राजकुमारी से विवाह किया था, हरिया देवी। अब आप खुद को तो ब्याह याद रही को नहीं, दूसरों को ब्याह याद रखना पड़े हैं। हरिया देवी एक हूण राजकुमारी थी। मीनका का ब्याह याद रखना पड़े भाई। हरिया देवी हूण राजकुमारी थी और इसने इससे क्या किया था, विवाह किया था। किससे? अल्लट नामक राजा जो था वो कहां का था, मेवाड़ का। और एक मेन चीज क्या है कि इसने नौकरशाही का गठन किया, ब्यूरोक्रेसी का। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो अल्लट के द्वारा किया गया। अब नौकरशाही का गठन कैसे समझ रहे हो? नौकरशाही का मतलब हो गया कि भाई ये एसडीएम होगा, ये तहसीलदार होगा, ये पीडी होगा, इस तरह की चीजें। कुल मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, एक ये घटना विशेष तौर से याद रखें। तेज सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो तेज सिंह का जो नाम है वो मेवाड़ के इतिहास में युद्ध के नाम पे नहीं होकर किसके नाम पे है, कला के क्षेत्र में। तो एक तो इनकी उपाधि बहुत पूछी जाती है। इनकी एक उपाधि थी, तेज सिंह की उपाधि थी याद रखना थोड़ा सा कठिन है, याद रह जाएगी, एक दो बार पढ़ोगे। तेज सिंह की उपाधि थी उभापतिवर लब्ध प्रोढ़ा प्रताप। उभापतिवर लब्ध प्रोढ़ा प्रताप किसकी उपाधि थी, तेज सिंह की उपाधि थी। ठीक है, इनके समय पे जो है तो वो मेवाड़ चित्र शैली के प्रारंभिक ग्रंथ मिलते हैं। मेवाड़ चित्र शैली के प्रारंभिक ग्रंथ, प्रारंभिक चित्र लिख दो, सॉरी। और उस जिस किताब में वो मिलते हैं उसका नाम है सुपासना है चरियम। सुपासना है चरियम। सुपासना है चरियम में मिलते हैं, यानी पार्श्वनाथ चरित्र हिंदी में कहें तो पार्श्वनाथ चरित्र में मेवाड़ के प्रारंभिक ग्रंथ इसके अंदर मिलते हैं। और राजस्थान में ये जो है, अगर हम रॉक पेंटिंग को छोड़ दें तो पहले जो ग्रंथ है ये जो है तो वो इसमें मिलते हैं। इसलिए मेवाड़ को जो है वो क्या कहता है, राजस्थान की चित्रकला का जन्म स्थान कहते हैं। राजस्थान की चित्रकला का जन्म स्थान कहते हैं। तो ये तो सामान्य सी बातें हो गई भाई, कौन सी घटनाएं हुई। अब मेवाड़ के इतिहास को अगर हम आगे देखें तो मेनली जो मेवाड़ का जो इतिहास है वो युद्धों का इतिहास है। मेवाड़ के इतिहास से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो युद्ध से संबंधित पूछे जाते हैं। तो अगर हम सभी युद्धों को देखेंगे तो मेवाड़ का इतिहास अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं कि मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए। ठीक है, पहला पहला युद्ध देखते हैं मेवाड़ के इतिहास का। प्रथम युद्ध की हम बात करते हैं। प्रथम युद्ध की हम यहां बात करेंगे भूताड़ा का युद्ध। 1227 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में। भाई पहली बात ये पूछी जाती है, भूताड़ा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूताड़ा का युद्ध महत्वपूर्ण क्यों है कि मेवाड़ इतिहास में पहली बार जो है वो ऐसी घटना घटी जो आज तक नहीं हुई थी। भूताड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, सबसे पहले आपको याद रखना है। मेवाड़ का उस समय शासक था जेतर सिंह। जेतर सिंह तो कहां का था, मेवाड़ का। और दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। देखिए पहली बार जो है वो जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को क्या कर दिया, परास्त किया। इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम शासक को जो है इस नवोदित जो नई जो रियासत बनी थी उसने परास्त किया। और यहां पर आपको एक किताब का नाम याद रखना पड़ेगा। जयसिंह सूरी नामक विद्वान हुए और उन्होंने एक किताब लिखी, हमीर मद मर्दन। अमीर मद मर्दन किसके द्वारा लिखी गई, जयसिंह सूरी के द्वारा। किसने लिखी भाई, जयसिंह सूरी।
जयसिंह सूरी ने किताब लिखी हमीर मदमर्दन, और इस हमीर मदमर्दन नामक जो किताब है इसी के अंदर इस युद्ध का क्या है, वर्णन किया गया है। इस युद्ध का क्या है, वर्णन है। कौन से युद्ध का, भूताला के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक प्रश्न कई बार इस तरह भी पूछ लेते हैं कि भाई हमीर, जयसिंह सूरी की जो हमीर मदमर्दन पुस्तक है उसके अंदर हमीर किसको कहा गया है, इसके अंदर हमीर किसको कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हम सीधा आंसर दे देंगे जेतर सिंह, क्योंकि हमीर हिंदू नाम है और जेतर सिंह हिंदू नाम है। इल्तुतमिश को तो कह ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमीर शब्द यूज किया गया है किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। मदमर्दन का मतलब होता है अहंकार का पतन या घमंड समाप्त करना। इल्तुतमिश का जो घमंड था उसको भूताला के युद्ध में किसने समाप्त कर दिया, उसको कर दिया आपके जेतर सिंह ने। इसलिए जयसिंह सूरी ने लिखी हमीर मदमर्दन। ठीक है, और हमीर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, हमीर शब्द इस्तेमाल किया गया आपके जैसे इल्तुतमिश के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये याद रखने वाली चीज है। दूसरे युद्ध की बात करते हैं। 1227 में ये हुआ, उसके बाद में 1300 में एक बड़ा युद्ध हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ, 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ, 1301 ईस्वी में। ठीक है, तो 1301 ईस्वी में देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ का शासक था रावल रतन सिंह। कौन था, रावल रतन सिंह, ये मेवाड़ के शासक थे। और इधर से आगे आपके दिल्ली वाले कौन से, अलाउद्दीन खिलजी। दोनों के बीच में जो है वो युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, रावल रतन सिंह की रानी थी और उस रानी का नाम क्या था, पद्मिनी। क्या नाम था, पद्मिनी। इस पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, ये बात मानी जाती है। ठीक है, ये बात कही जाती है। कहते हैं कि इसने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। 8 महीने तक जो है वो कोई परिणाम नहीं निकला। वर्षा ऋतु को नजदीक देखकर इसने युद्ध के स्थान पर संधि का प्रस्ताव रखा, ठीक पाकिस्तान की तरह। ठीक है, और जैसे ही मौका मिला इसने रतन सिंह को बंदी बना लिया। उसके बाद महारानी खुद गई और दिल्ली से जो है वो उसको छुड़वा कर लेके आई, और उसके बाद में आक्रमण हुआ, लड़ाई हुई चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रतन सिंह के पास 2 योद्धा थे, उनके नाम याद रखने हैं। कई बार उनका नाम जो है वो पूछा जाता है। उनका नाम था गोरा और बादल। क्या नाम था, गोरा और बादल। देखिए इतिहास में ऐसे बहुत से 2-3 नाम इस तरह से याद होते हैं। रतन सिंह के पास गोरा बादल थे। उसके बाद में अगर हम याद करें तो मालदेव के पास भी थे 2 ऐसे लोग। मालदेव जो है ना, मालदेव पढ़ेंगे अब राठौड़ वंश में, उसमें मालदेव के पास में 2 थे, जैता और कूपा, जो गिरी सुमेल के युद्ध में थे। चित्तौड़ के इतिहास में भी 2 लोग थे। कौन से, उदय सिंह के पास, उदय सिंह के पास 2 आदमी थे। कौन थे, जैमल और फत्ता। और जब हम इन सबको पढ़ते हैं तो एक और पढ़ना पड़ेगा हमें, आपके जो क्या बोलते हैं उसको, परमर्दी देव चंदेल। इसके पास थे आला और उद्दल। ठीक है, ये पूरा आगे जब इतिहास हम पढ़ेंगे ना तब आएगा। यहाँ सभी योद्धा एक साथ थे, इसलिए मैंने आप बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा योद्धा जो है वो किसके साथ में था। ठीक है, तो याद रखना है, रतन सिंह के पास गोरा बादल थे, मालदेव के पास जेता कूपा थे, उदय सिंह के पास जयमल फत्ता थे, और परमर्दी देव चंदेल जिसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था उसके पास थे आला और उद्दल। ठीक है, तो गोरा बादल ने जो है आदित्य साहस का परिचय दिया, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वो जो है वो क्या नहीं कर सके, मेवाड़ की रक्षा नहीं कर सके।
आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो रानी पद्मिनी जो थी, इस पद्मिनी ने क्या किया, जोहर किया। पद्मिनी ने क्या किया, जोहर किया। 26 अगस्त 1301 तिथि याद रखनी है। 26 अगस्त 1301 को जो है वो पद्मिनी ने क्या किया, जोहर किया। अपने साथ 16,000 महिलाएं जो थी वो उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, चिता को समर्पित कर दिया। पद्मिनी के साथ 16,000 ललनाएं जो है वो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक एक करके उस चिता के अंदर समाहित हो गई। और रतन सिंह ये जो थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ पे अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। इसको कहते हैं चित्तौड़ का प्रथम शाखा। ठीक है, दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा के समय शासक रतन सिंह। आक्रमण किसका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, रानी कौन थी, तो पद्मिनी। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट, ये गोरा और बादल। गोरा बादल चाचा भतीजा लाखों पे भारी थे और युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। ठीक है, तो गोरा और बादल जो थे वो महत्वपूर्ण इसमें रहेंगे। नेक्स्ट में आपको यहाँ एक चीज और याद रखनी है कि जब चित्तौड़ को इसने जीत लिया, किसने, खिलजी ने, तो उसने चित्तौड़ का नाम बदला। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, उसका पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पे क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। उसका पुत्र था खिज्र खां, उस खिज्र खां के नाम पर उसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक और भाई। अब दो युद्ध हो गए। अब उसके बाद में आते हैं 1326 का युद्ध है, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध 1326 ईस्वी। अब इसमें क्या हुआ, सिंगोली के युद्ध में देखो, सिंगोली का जो युद्ध था, अब आपको पता है कि चित्तौड़ पे अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे अधिकार हो गया और उसने नाम रख दिया उसका क्या, 1301 में खिजराबाद। एक व्यक्ति हुआ जिसने उस पे अधिकार कर लिया, वापस किस पे, चित्तौड़ पे अधिकार किया। यहां उसका नाम याद रखना है, हमीर। अब अमीर को याद रखो, तो अमीर में याद रखने का पड़ेगा, ये सिसोदिया वंश का था। सिसोदिया वंश का संस्थापक। देखो अब तक जो है ना, वो सारे के सारे मेवाड़ के जो शासक है उनको दो भागों में विभक्त करते हैं हम। देखो अब यहाँ पे देखिए, गुहिल, गुहिल से लेकर कहां तक, अपने रत्न इसके हमीर तक। हमीर से पहले यानी रतन सिंह मानो, रतन सिंह तक। ठीक है, और दूसरे हुए आपके हमीर के बाद में, तो हमीर गुहिल से रतन सिंह तक जो हुए हैं उनके सबके नाम के आगे लगता है रावल। ये रावल शाखा के थे, क्या लगता है, रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल समर सिंह। ठीक है, इसी तरह से हमीर के बाद हुए उनके सबके आगे लगता है राणा, क्या लगता है, राणा प्रताप। ठीक है, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। ठीक है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ये क्या कंफ्यूजन है कि कुछ लोगों को रावल कहते हैं कुछ को राणा कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। वो राणा क्यों हुए, क्योंकि सिसोदा गांव है, वहां पे गांव है कौन सा, सिसोदा। उस सिसोदा जागीर थी, उस सिसोदा जागीर का था कौन, अमीर, जिसने 1326 ईस्वी में जो है तो वो वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1326 में वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि भाई चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो उसके बाद में वापस किसने अधिकार किया, तो राणा हमीर ने किया, इसलिए हमीर को कहते हैं। यहाँ एक तो लिखो पुनः चित्तौड़ पर अधिकार,
इससे इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहेंगे इसको, मेवाड़ का उद्धारक कहेंगे। ठीक है, ये तो कब किया, 1326 में। अब हम बात कर रहे थे सिंगोली के युद्ध की, तो सिंगोली का युद्ध हुआ 1336 में। एक तो अमीर था और दूसरा कौन सा, अमीर के साथ साथ किसका युद्ध हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आप राजस्थान भारत की सल्तनत वाला इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ेंगे कि 1325 से 1351 तक एक सुल्तान रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान कहते थे, जिसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी तक स्थानांतरित किया था। ठीक है, एल्फिंस्टन ने जो है ये कहा था कि वो एक पागल सुल्तान था, उसमें मूर्खत्व के कुछ लक्षण मौजूद थे। ठीक है, तो उसके साथ इसका युद्ध हुआ और इसने जो है अमीर ने इस तुगलक को क्या कर दिया, परास्त किया। किसने किया, अमीर ने तुगलक को परास्त किया। तो आपको यहां यह पूछा जाएगा भाई सिंगोली की जो लड़ाई थी ना उसमें विजय कौन रहा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि वापस अधिकार करने वाला कौन था, अमीर था। वापस अधिकार करने वाला कौन था, अमीर था। ठीक है, ये हो गई आपकी सिंगोली की। अब आते हैं भाई 100 साल तक शांति काल निकाल देते हैं, उसके बाद में आते हैं सारंगपुर का युद्ध। ये कौन सा 3 नंबर था, हाँ चौथा युद्ध देखो, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर का जब युद्ध हुआ उस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। किस किसके बीच में हुआ, महाराणा कुंभा और सामने कौन सी टीम थी, सामने थी महमूद खिलजी। भाई प्रथम रखो इसको, ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। ये कहां का था, मालवा का सुल्तान था। ठीक है, 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। राजस्थान उस समय मेवाड़ का शासक था कौन सा, महाराणा कुंभा। और कुंभा जो था उसने क्या किया, इस महमूद खिलजी को क्या कर दिया, परास्त किया। किसने परास्त किया, कुंभा ने। किसको, खिलजी को। महमूद खिलजी को कुंभा ने परास्त कर दिया। उसके बाद में कुंभा ने क्या किया, कुंभा ने एक निर्माण करवाया। भाई किसका निर्माण कराया, आप सबसे महत्वपूर्ण है विजय स्तंभ। क्या कहते हैं उसको, विजय स्तंभ। अब यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस युद्ध की स्मृति में कराया। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी की स्मृति में जो है वो इन्होंने इस युद्ध का विजय स्तंभ का निर्माण कराया। छोटी सी बात देखते हैं, 9 मंजिला है विजय स्तंभ, कितना है, 9 मंजिला है। जेता, नाथा और पूजा, जेता, नाथा और पूजा, ये इसके कौन से कौन थे, वास्तुकार थे। भाई इसके कारीगर भी तो याद रखने हैं। बना तो दिया कुंभा ने, याद तो आपको रखना पड़ेगा, या आप बना देते तो कुंभा याद रख लेता। ठीक है, तो कुंभा ने बनाया तो याद आपको रखना है। ठीक है, जेता, नाथा और पूजा इसके कौन थे, वास्तुकार थे। यहाँ एक प्रशस्ति लिखी गई जिसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति। इसके रचनाकार थे अत्रि और महेश भट्ट। अत्रि व महेश भट्ट, इसके रचनाकार कौन थे, अत्रि और महेश भट्ट। एक क्लास के अंदर एक रियासत पूरी करनी है अपने को। ठीक है,
और ये जो है ना शॉर्ट नोट्स का सबसे बेस्ट तरीका, चटाक से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अत्रि और महेश भट्ट ने किया, 9 मंजिला है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। ठीक है, साथ साथ आसपास की चीजें भी लेते चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध में ही लड़ेंगे, ज्यादा लड़ाई भी ठीक नहीं है, लड़ाई करनी है तरीके से करनी है। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। अभी आपको यहाँ पे ये तो चलो ये तो पूछ लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ ले। भाई आपको पूछा गया कि सारंगपुर के युद्ध के विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने क्या बनाया, बता दोगे आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पूछ लिया कि महमूद खिलजी ने भी कुछ किया था क्या, तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है, महमूद खिलजी ने इस युद्ध की स्मृति में, वो कह रहा है, देखो जैसे पाकिस्तान का आप न्यूज चैनल देखोगे अभी वर्तमान परिघटना में, तो वो कह रहे हैं कि भारत ने घुटने टेक दी। ठीक है, तो ये इनकी आदत है कहने की, तो ये भी कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि नहीं भाई मैं जीता, जबकि जीता कौन? कुंभा जीता था, लेकिन ये कह रहा है मैं जीता। और जब इसने क्या किया, इसने विजय स्तंभ बनाया ना, तो इसने एक 7 मंजिला मीनार बनाई। कहां बनाई? मांडू में, मालवा की राजधानी थी मांडू, वहां पे बनाई। अब देखो, अब जैसे इसको पता चला भाई विजय स्तंभ बन गया, 9 मंजिला विजय स्तंभ बना रहा है, तो कहा आपने भी बना दो, आगे कम से कम इतिहास में था रहना चाहिए कि भाई विजय स्तंभ बनाया था उसने, तो हमने मीनार बनाई थी भाई, हम भी जीते थे। सर झूठे एक नंबर के। ठीक है, लेकिन इनकी झूठ को भी थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप कुंभा के बारे में अगर थोड़ी सी चीज ध्यान रखना चाहो, तो 2-3 बातें आप विशेष तौर से ध्यान रखो। एक तो कुछ किताबें हैं, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ठीक है, संगीत रत्नाकर, ये कुंभा की क्या है? पुस्तकें हैं, ये कुंभा द्वारा किताबें लिखी गई, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है, वे कुंभा के एक पुत्री थी, नाम था रमाबाई। कुंभा की पुत्री थी, नाम था रमाबाई, और ये संगीत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। खूब संगीत गाती थी ये, ठीक है, इसलिए इसको एक उपाधि दी गई थी, वागीश्वरी। किस नाम से कहते थे? वागीश्वरी। रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। तो प्रश्न ऐसा आता है कि महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत की बहुत बड़ी विद्वान थी, ठीक है, क्या कहता है उसको, क्या कहते हैं? वागीश्वरी। और एक महाराणा कुंभा का बहुत बड़ा पुत्र भी था, ठीक है, उसका नाम था उद्दा। देखो पुत्री पुत्री तो देख लिया आपने, अब उद्दा को भी याद रखो। महाराणा कुंभा का क्या था? पुत्र था, ये भी तगड़ा विद्वान था। इसने क्या किया था? राणा कुंभा की हत्या की। लो बेटा देखो भाई, बेटी ने तो क्या किया, राणा कुंभा का नाम कर दिया और उसको क्या किया, वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त हुई। और इधर पुत्र देखो, पुत्र की क्या स्थिति है? महाराणा कुंभा स्नान कर रहे थे मामादेव कुंड कुंभलगढ़ किले के अंदर, और उसी समय ये महाराज जो थे उदय जी, इन्होंने क्या किया, राज लेने के चक्कर में चाकू मार के अपने ही पिता की हत्या कर दी। तो एक कहावत है कि डूबा वंश कबीर का, दिल में पूत कमाल। ठीक है, कबीर जी की पुत्री थी, कमाली बहुत बड़ी विद्वान थी, लेकिन पुत्र था कमाल, बहुत बड़ा एक नंबर का कह सकते हैं बेकार व्यक्ति। तो वही बात है, यहाँ पे पुत्री ने तो नाम किया और पुत्र जो है उसने ये हालत की। ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गया आपका सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, एक इसके साथ साथ आप याद रखें, कुंभन के समय वो बना था मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर भी इसके समय बना। किसने बनाया? दर्णक्षा नामक विद्वान था, दर्णक्षा नामक जैन व्यापारी था, इसने बनवाया था। और जिस नदी के किनारे बना उसको कहते हैं मदाई नदी।
ठीक है, इस नदी के किनारे बना। 1444 खंबे हैं, इसलिए इसको स्तंभों का नगर कहते हैं, स्तंभों का नगर कहते हैं। ठीक है, हो गया भाई, युद्ध हो गया सारंगपुर का 1437 ईस्वी का। नेक्स्ट में चलते हैं। अब उसके बाद में पांचवा युद्ध, खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। भाई अभी वर्तमान समय में अगर सबसे ज्यादा चर्चित कोई युद्ध है मेवाड़ का, तो वो खानवा का युद्ध है। वो क्यों चर्चित है? कभी अभी थोड़े दिनों पहले एक सांसद ने जो है वो संसद में एक टिप्पणी करी थी महाराणा कुंभा के ऊपर, सॉरी महाराणा सांगा के ऊपर, इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चित है। विशेष तौर से आप फोकस करें कि जो खानवा का युद्ध और राणा सांगा के इर्द गिर्द क्वेश्चन जो है वो आने की ज्यादा संभावनाएं है। तो एक बार हम देखते हैं भाई खानवा का युद्ध किस किस के हुआ। तो खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा। ये तो कहां के थे? तो ये तो थे मेवाड़ के आपके, ठीक है, सबको ही पता है। ठीक है, और दूसरे सामने वाली पार्टी बाबर। बाबर कौन था? दिल्ली का बादशाह, जिसने मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, जिसने मुगल वंश की स्थापना की, बाबर, भारत का पहला बादशाह। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वो 17 मार्च 1527 को जो है वो खानवा का युद्ध हुआ। अब ये जो खानवा का युद्ध हुआ, सबसे पहले हमें याद रखना है कहां पे? तो रूपवास तहसील। और रूपवास कहां पड़ती है, कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में। वहां पे खानवा का मैदान है जहां पे दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है सांगा के बारे में। भाई राणा सांगा ने क्या किया इसमें? तो सांगा जो थे उन्होंने पाती पर्वन किया। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि किस युद्ध के अंदर किसी राजपूत शासक ने पाती पर्वन किया। ठीक है, अब पाती पर्वन कोई ठाकुर नहीं जापा का मतलब है, फिर हम कैसे जवाब देंगे? भाई पाती पर्वन का मतलब है चिट्ठी भेजी, सभी शासकों को निमंत्रण भेजा। पाती पर्वन का मतलब हो गया निमंत्रण, इनविटेशन। भाई जीम्बा को नहीं कोई, हाँ बाहर जीम्बा को निमंत्रण भेजे तो हर कोई आ जाए। ये जीवने का निमंत्रण नहीं था, ये किसका निमंत्रण था? युद्ध का निमंत्रण था। सभी शासकों को कहा कि आप आइए और हम सब मिलकर इस बाबर को हिंदुस्तान से निकालेंगे। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने किया, पाती पर्वन किया। तो याद रखने वाली चीज है, पाती पर्वन किस युद्ध के तहत संबंधित है? तो वो है आपका खानवा का युद्ध। और इस पाती पर्वन का परिणाम ये निकला कि महाराणा सांगा के पक्ष में जो है वो उस समय 7 राजा, जो बड़े राजा थे, 9 राव और 104 सरदार, या ये कह सकते हैं सामंत, ये सांगा के पक्ष में लड़े, सांगा की ओर से लड़े। बस याद रखने वाली चीजें हो जाएगी। 7 9 104, आड़ा बोलना है ना, 7 9 104। ठीक है, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार जो है वो किसकी तरफ से लड़े? सांगा की तरफ से इस युद्ध में लड़े। ठीक है, अब उसके बाद में आगे अपन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये, या तो ये पूछा जाए पाती पर्वन, फिर अगला पूछा जाए भाई कितने कौन कौन आए ये आगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सांगा की ओर से तुम कह रहे हो 7 राव, 9 राजा और 104 सरदार लड़े, तो लड़ तो लिए, लेकिन कहां से कौन आया ये याद रखने वाली चीज है। तो ये जो लोग आए थे, इन लोगों में कहां से कौन आया उसको याद रखना। सांगा के पक्ष में कौन कौन जो है किस किस ने भाग लिया। पहला आपको याद रखना है, 2 मुसलमान इसके अंदर जो है वो शामिल थे। दो मुस्लिम शासक इसमें शामिल थे, जिन्होंने सांगा के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। कौन कौन थे? महमूद लोदी और एक था हसन खां मेवाती।
दो पर्सन, ये ऐसे बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा जाते हैं कि दो मुस्लिम जिन्होंने सांगा के पक्ष में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी खानवा के मैदान में। महमूद लोधी, लोधी इसलिए नाराज था क्योंकि बाबर ने जो है वो लोधी वंश का पतन करके और सत्ता आई थी, इसलिए लोधी इससे नाराज था। हसन खान जो था वो वफादार था किसका, सांगा का। तो दो तो ये याद रखना, मुस्लिम पूछे तो दो याद रखने। उसके बाद में हिंदू शासक किस रियासत से कौन आया, तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, तो हमें याद रखना है हाँ भाई देखो मारवाड़ से कौन आया, रियासत थी आपकी मारवाड़, और मारवाड़ से आपके कौन आ गया, राव गंगा, और उसका पुत्र था मालदेव। ठीक है, राव गंगा और मालदेव। बीकानेर से आया था आपके कल्याणमल। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है आमेर से, आमेर से याद रखना पृथ्वीराज कछवाया। देवलिया, देवलिया का आया था रावत बाग सिंह। जगनेर, अशोक परमार। जगनेर से कौन आया, अशोक परमार। मारवाड़, बीकानेर, आमेर, देवलिया, जगनेर। ठीक है, 4-5 याद रखने विशेष तौर से। तो ये आपको याद रखना है कि कहां से कौन है। मोस्ट है वैसे तो हमने पढ़ा भी 7, 9, 104 आए, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां तक अपने को पूरा तो याद कर नहीं सकते। मोस्ट जो है वो याद कर ले कि किस रियासत से किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से युद्ध किया। लेकिन जैसा कि इसका परिणाम रहा, सांगा जो है वो लड़ते लड़ते जो है वो इस युद्ध में घायल हो गए, और घायल होने के बाद में वहां पे क्या हुआ कि दो लोग सांगा क्या हो गए, इसमें घायल हो गए। तो झाला बिदा जो अज्जा है, झाला अज्जा ने क्या किया, सांगा का मुकुट अपने सर पे धारण कर लिया। झाला अज्जा ने क्या किया, मुकुट धारण किया। आपको याद रखना है ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, झाला अज्जा ने जो है वो सांगा का मुकुट अपने सर पे धारण कर लिया। तो जो सेना जो थी उसका प्रेशर जो था वो किधर हो गया, इसका प्रेशर हो गया आपके अज्जा की तरफ हो गया, वो उसको सांगा समझने लगी। और दो व्यक्ति जो थे उनका नाम आपको याद रखना है, एक मालदेव और एक अखेराज सोनग्रा। मालदेव और अखेराज सोनग्रा दोनों के दोनों हैं, और साथ में पृथ्वीराज कछवा भी था। इन्होंने मिलकर जो है वो सांगा को क्या किया, सांगा को बाहर निकाला, और सांगा को कहां पे ले आ गए, दौसा लेके आ गए। सांगा को दौसा ले आए। ठीक है, अब सांगा को जब होश आया तो सांगा ने वापस युद्ध में जाने की जिद की। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, युद्ध जो है वो बाद में भी लड़ देंगे, एक बार आप स्वस्थ हो जाओ, लेकिन वो नहीं माने। तो 30 जनवरी 1528 सांगा को जहर दे दिया गया, और जहर से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सांगा की जहर से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कई बार पूछ लिया जाता है जगह कौन सी थी, तो जगह भी याद रख सकते हो, कालपी। और ये कहां पड़ता है, दौसा में कालपी नामक जगह पे जो है वो राणा सांगा की मृत्यु हो गई। याद हो गया आपको कि भाई जहर दे दिया गया कितनी जनवरी, 30 जनवरी 1528 कालपी नामक जगह पे, और उससे जो है वो महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो मेवाड़ के इतिहास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और वर्तमान में अगर सबसे चर्चित युद्ध यदि कोई है तो वो आपका ये
क्या बोलते हैं इसको, खानवा का युद्ध है, ठीक है, 17 मार्च 1527। ये हो गया आपका कितने नंबर युद्ध हो गया था, 5 नंबर हो गया था। अब छठा युद्ध देखो, मैंने कहा था मेवाड़ का युद्ध जो इतिहास जो है वो युद्धों का इतिहास है, युद्ध में ही अपन इसको पूरा कर लेंगे। छठे युद्ध की बात करते हैं। छठा युद्ध है बहादुर शाह का आक्रमण। 1534, बहादुर शाह का आक्रमण 1534। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ब्लर हो रहा है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध हुआ था ना, बहादुर शाह का आक्रमण जो मेवाड़ पे हुआ था, वो थोड़ा मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ ने प्रयास किया था, किस चीज का प्रयास किया था, मेवाड़ रियासत ने प्रयास किया था यहाँ पे कि जैसे तैसे करके जो है तो वो मुगलों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित किया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था, वो इस युद्ध में हुआ था। कैसे भाई, ये किस किस के इस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन था, मेवाड़ का शासक था उस समय, विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक था, विक्रमादित्य था मेवाड़ का शासक। और सामने हो गया बहादुर शाह, ये कहां का था, गुजरात का, ये कहां का था, गुजरात का। अब इस युद्ध के अंदर राजा से ज्यादा रानी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखने वाली चीज है कि विक्रमादित्य की माता थी, नाम था कर्मावती। इस कर्मावती ने क्या किया, हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेज के निवेदन किया कि वो जो है वो बहादुर शाह के आक्रमण से हमको बचाएं। लेकिन हुमायूं के जो दरबारी थे, जो मुस्लिम दरबारी थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि वो जो है वो दूसरे धर्म के लोग हैं और इसलिए जो है वो उनका साथ देना उचित नहीं होगा। और सबसे बड़ी गलती हुमायूं ने उस समय पर ये की। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज है कि किस युद्ध के समय मेवाड़ की रानी ने जो है वो राखी भेजी, किसको, हुमायूं को, तो कर्मावती ने भेजी थी। और कब, 1534 ईस्वी में, जब तोड़ के ऊपर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब देखिए राखी भेज दी, ये तो भाई आया नहीं, तो हुमायूं तो मना कर दिया, ये तो आया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये जो विक्रमादित्य थे इनको तो भेज दिया, इन्होंने बूंदी भेज दिया। कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया। ठीक है, और जो देवलिया के बाघ सिंह थे, देवलिया के जो बाघ सिंह थे, इस बाघ सिंह को क्या बनाया, इसको नेतृत्व सौंपा कि भाई युद्ध करने का काम तेरा, अब तू लड़ेगा। विक्रमादित्य तो चला गया, अब ये भाई युद्ध कौन करेगा, ये लड़ेगा। तो इसको इसको नेतृत्व सौंपा देवलिया के बाघ सिंह को, ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो किसको नेतृत्व सौंपा, देवलिया के बाघ सिंह को नेतृत्व सौंपा। और कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर हुआ भाई, ये जोहर कब हुआ, कर्मावती के नेतृत्व में। इसमें रानियां पूछी जाती है, कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर हुआ। और ये जो शासक थे वो लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का दूसरा शाखा। ठीक है, ये मेवाड़ का हो गया आपका दूसरा शाखा। पहला कब हुआ, 1301 वाला पद्मिनी वाला, दूसरे में कौन थी, कर्मावती। याद रखने वाली चीज है, 3 शाखे हुए, तीसरा और अभी आ जाएगा चौथे अगले युद्ध में। तो अगले युद्ध में चलते हैं। सातवां देखो भाई, सातवां है अकबर का आक्रमण। पंद्रह सौ सड़सठ में जब अकबर ने आक्रमण किया, उस समय यहाँ का शासक था उदय सिंह।
उदय सिंह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। और वर्सेज किसके था भाई? अकबर है। अकबर कहाँ का था? मुगल बादशाह, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक, दिल्ली का बादशाह, ठीक है। उसने आक्रमण किया और ठीक है, उसने आक्रमण किया अकबर ने। और अकबर ने जब आक्रमण किया तो उदय सिंह जो थे वो मेवाड़ छोड़कर चले गए। भाई अच्छा आदमी नहीं रहा, ढंग की बात नहीं है। मेवाड़ छोड़कर चले गए। और मेवाड़ छोड़कर जब ये गए तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि अकबर को सौंप के चले गए, यहाँ दो मैंने नाम बताए थे पीछे आपको। इनके दो शासक थे, दो सामंत थे, जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता जो है, इन दोनों को क्या किया इन्होंने? इन दोनों को सौंपी कमान की भाई अब युद्ध तुम करोगे। इन दोनों को युद्ध की कमान सौंप कर ये कहां चले गए साहब जी? बाहर निकल गए, ठीक है, जंगलों में चले गए। अब भाई इन दोनों ने युद्ध किया। कई बार पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के सामंत थे? ये सामंत थे दोनों, तो आपको याद रखना है ये आमेट के सामंत थे। कहाँ के थे? आमेट के सामंत थे, ठीक है। अब क्या हुआ, युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान जो है एक अकबर के एक क्या बोलते हैं उसकी तोप थी, अकबर की तोप चली थी एक, उसका नाम याद रखना है। कहीं कहीं चीज याद करा आपने। अकबर की तोप थी, उसका नाम था संग्राम, ठीक है। इस संग्राम नामक तोप लगी किसको? जयमल को। और जयमल जी हो गए, इससे क्या हो गए? घायल हो गए। जयमल जी इससे घायल हो गए। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली चीज है कि संग्राम नामक तोप जो है उसका उपयोग अकबर ने किस युद्ध में किया था, ठीक है। तो कौन से युद्ध में किया था? ये आपके जो उदयपुर पे, जो चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ, जो मेवाड़ पे जो आक्रमण हुआ, उसके अंदर इन्होंने ये किया था, ठीक है। अब उसके बाद में आता है, जब युद्ध में जो है वो गुंजाइश नहीं बची तो जयमल और फत्ता जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त है। और यहाँ पर जो है वो तीसरा साका हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? जोहर हुआ। ये जो जोहर था, इस जोहर का नेतृत्व किसने किया? तो भाई फत्ता की महारानी थी फूल कंवर। किसकी पत्नी थी? फत्ता की, ठीक है। तो इसके नेतृत्व में, फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जो है वो जोहर किया गया। और ये जो जोहर था, इस जोहर को कहते हैं मेवाड़ का तीसरा शाखा। ये क्या था? मेवाड़ का तीसरा शाखा, ठीक है। तो तीनों शाखे आगे मेवाड़ के महत्वपूर्ण थे, याद रखने वाली चीज है। और यहां से आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो जयमल और फत्ता लड़े ना, ये इतने वीरता से लड़े कि अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने क्या किया? अकबर ने क्या किया? अकबर बड़ा खुश हुआ और उसने क्या किया? देखो अकबर ने, अकबर ने आगरा के किले के सामने किस किस की बनाई भाई? देखो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज है, जयमल और फत्ता दोनों के क्या किया इन्होंने? गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। जयमल और जो फत्ता थे दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई। कहां पे लगाई? आगरा के किले के बाहर लगवाई। और किस लिए? ये किस लिए लगाई? क्योंकि इनकी जो वीरता थी, जिस तरह से युद्ध इन्होंने किया, उसमें इन्होंने अकबर का जो है वो क्या कर दिए? दांत खट्टे कर दिए। इस युद्ध के बाद में अकबर ने सबसे बड़ा कत्लेआम किया।
अकबर के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कत्लेआम, ठीक है। और नाम बदल के रख दिया मोहम्मदाबाद, उदयपुर का नाम क्या लिख दिया, मोहम्मदाबाद, ठीक है। अब कत्लेआम के में लगभग 30,000 लोगों को मारा था अकबर ने, निर्दोष नागरिकों को, 30,000 जो निर्दोष नागरिक थे उनको अकबर ने जो है वो इस युद्ध के अंदर, युद्ध के बाद कत्लेआम में मारा था, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, अगला युद्ध ये हो गया कौन सा अपना, 7वां। 8वें युद्ध में चलते हैं, ये हुआ था 1567-68 में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका मेन और इंपॉर्टेंट युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576 ईस्वी को, ठीक है। अब देखो इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हो गया, आपको पता तो है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन अकबर इसमें प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं था, अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था। अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह। तो डायरेक्ट अगर बात आए तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध की जो योजना बनी थी, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना जो अकबर के द्वारा बनाई गई थी, ये योजना कहां बनी थी, अजमेर में बनाई थी। योजना अजमेर में बैठ के इन्होंने बनाई थी, भाई किस तरह से जो है तो वो हमें युद्ध करना है। युद्ध करने से पहले अकबर ने 4 लोगों को जो है वो कहां पे भेजा था, महाराणा प्रताप के बाद, महाराणा प्रताप के पास भेजा था अकबर ने संधि करने के लिए। अकबर द्वारा संधि हेतु भेजे गए लोग, दूत, 4 बार दूत भेजे। उन दूतों के नाम याद रखने हैं भाई, कौन कौन आदमी गए थे, ठीक है। जमा, हाँ ठीक है। 4 दूत जो है वो अकबर ने भेजे थे। पहले जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, फिर भगवंत दास को भेजा, सॉरी बारमल, ठीक है। और फिर भेजा था टोडरमल, ठीक है। तो 4 दूत जो है वहां पे उन्होंने भेजे थे। अब आपको इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप की तरफ से एक भोज का आयोजन हुआ था। वो भोज का आयोजन हुआ था उदय सागर, मैंने जब आपको पढ़ाया ज्योग्राफी तो उसमें पढ़ाया है, उदय सागर झील की पहाड़ पर जो है वो एक भोज का आयोजन हुआ था। वो किसमें, मान सिंह आया था उस समय इनको समझाने के लिए। मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था। तो मान सिंह के आगमन के उपलक्ष्य में इन्होंने एक भोज रखा था, और उस भोज में महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने किसको भेजा था, अपने पुत्र को भेजा था। और उस पुत्र का नाम क्या था, अमर सिंह को भेजा था, अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था। जब ये बात मान सिंह को पता चली तो उसने अपने आप को जो है असहज महसूस किया, कमजोर महसूस किया, और वहीं दोनों के बीच में तलवारें चल गई थी कि भाई हम जो है वो अब युद्ध भूमि में ही मिलेंगे। और इन सभी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो है वो आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी सबसे पहले कहा, ये ध्यान रखना है, हल्दी घाटी की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में, राजसमंद, राजसमंद के पास है जगह खमनोर। इस खमनोर नामक स्थान पर जो है पास में ही है हल्दी घाटी, एक तंग दरा है। और नदी की अगर कई बार पूछ ली जाती है तो नदी कौन सी नदी के किनारे है, तो बनास नदी के किनारे। बनास नदी का उद्गम, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा होगा कि बनास नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से ही होता है, ठीक है।
तो बनास नदी के किनारे जो है वो हल्दी घाटी स्थित है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, यहां में एक चीज और पूछी जाती है कई बार। क्या पूछा जाता है भाई ऐसा? हम्म, हाँ, एक चीज पूछी जाती है, हरावल। हरावल का मतलब होता है सेना के अग्रिम भाग में युद्ध करने वाले, सेना के अग्रिम भाग में युद्ध करने वाले। तो सेना के अग्रिम भाग में युद्ध करने वाले को हरावल कहते हैं। दोनों सेनाओं के हरावल पूछ लिए जाते हैं। महाराणा प्रताप का हरावल कौन था और अकबर की तरफ से हरावल कौन था? अब भाई जैसे ही नाम आता है महाराणा प्रताप का, तो हम बाइकाट कर देते हैं किसको? मुस्लिम मुस्लिम शासक को। तो आपको याद रखना है कि एक मुस्लिम शासक था हकीम खां सूरी, एक मुस्लिम सामंत था हकीम का सूरी। हकीम का सूरी अलंकरण भी दिया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम का सूरी, और महाराणा कुंभा उसकी सांगा की तरफ से कौन सा था? सांगा की तरफ से लड़ने वाला आपने अभी देखा, वो था आपका हसन खां मेवाती। दोनों लगभग सेम नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो ये हकीम का सूरी और वो था हसन खां मेवाती, ठीक है। तो हकीम का सूरी जो था, इस हकीम का सूरी ने इसके हरावल का नेतृत्व किया था। अकबर के हरावल की अगर हम बात करें, तो अकबर का जो हरावल था उसके अंदर था जगन्नाथ कछवा। आमेर का था, कहां का था? आमेर का। आमेर का जगन्नाथ कछवा जो था वो था आपका अकबर का हरावल। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अंतिम रूप से युद्ध का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। हाँ, महाराणा प्रताप को जो है वो स्थान छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? चावंड को बनाया। किसको राजधानी बनाया? चावंड को राजधानी बनाया। ठीक है, याद रह जाएगा, चावंड बन गई इसकी राजधानी। और अकबर ने उदयपुर का जो शासन था, अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया? ये देखो सबसे मोस्ट बात है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उदयपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो जो हरावल में था ना आपका, एक तो जगन्नाथ कछवा है, और एक इसके साथ था फखरुद्दीन। इन दो लोगों को अकबर ने क्या किया? अपना हरा वो क्या बोलते हैं उदयपुर का प्रशासक नियुक्त किया। बहुत ही मोस्ट चीज है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीजें जो है वो बहुत कम अपने को बुक्स में मिल पाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हल्दी घाटी का युद्ध। अब उसके बाद में अगले में चलते हैं। अब अगला युद्ध देखो, दो युद्ध हमें और याद रखने हैं। महाराणा प्रताप के बाद में दो युद्ध याद रखने हैं। पहला, ये कितने नंबर का था? हाँ भाई, नौवा युद्ध देखो, कुंभलगढ़ का युद्ध। 3 अप्रैल 1578। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर जो है वो पूरे मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने सैनिक भेजता रहा। और इसी क्रम में उसने जो है वो कुंभलगढ़ पे आक्रमण करने के लिए भेजा था शहबाज खां को। किसको भेजा था? शहबाज खां को। शहबाज खां जो था, इस शहबाज खां ने पहली बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया।
पहली बार क्या किया, कुंभलगढ़, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग में पैर रखे। 3 अप्रैल 1578 को ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर, ठीक है। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध को कहते हैं सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। किस युद्ध को कहते हैं, कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम कहेंगे सार्वभौमिक स्थल का युद्ध, ठीक है। रेडी है कि शहबाज खान ने पहली बार इस पर अधिकार किया। उसके बाद में हम 10वें युद्ध की बात करेंगे। अपना जो 10वां युद्ध है वो है दिवेर का युद्ध। 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, ठीक है। देखिए इसी क्रम में चलते चलते जो है वो लड़ाइयां चलती रही। अब अकबर जो है वो अभियान भेजता रहा, और इसी क्रम में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये महत्वपूर्ण है। एक तो था इसमें अमर सिंह, एक तो अमर सिंह, और सामने था शेरिमा सुल्तान खां। ठीक है, एक अमर सिंह था, दूसरा था सामने शेरिमा सुल्तान खान, ठीक है। अब देखिए ये अकबर का सेना नायक था, अकबर का सेना नायक, शेरिमा सुल्तान का अकबर का सेना नायक था, ठीक है, हो गया। अभी इसमें क्या हुआ कि दिवेर के युद्ध के लिए कर्नल जेम्स ने एक शब्द यूज किया है, इसको कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। इस युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा जी, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। और एक शब्द आपको सुनने का मिलेगा, मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली किसको कहते हैं, हल्दी घाटी को कहते हैं। ये भी किसने कहा, टेड टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो मेवाड़ की का मैराथन तो कहा है किसको, दिवेर के युद्ध को, और मेवाड़ की थर्मोपली कहा है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी को कहा है। और लियोनिडास नाम और मिलता है, वो महाराणा प्रताप को कहा। ये तीनों के दिनों फारस यूनान के जो है युद्ध से रिलेटेड करके किए गए, इतना डिटेल में अपने को बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर जो है विजय किसकी हुई, तो विजय इसकी हुई अमर सिंह की। अमर सिंह जी इसमें विजय रहे। और देखो सबसे मेन चीज क्या है कि अमर सिंह ने अपने भाले से इतनी तेज प्रहार जो है इस शेरिमा सुल्तान खां पे किया कि इसका जो भाला था ना, वो इस सुल्तान खां को चीरते हुए, इसके घोड़े को चीरते हुए जमीन पे जाके लगा। मतलब इतना तेज प्रहार था कि आदमी को भी चीर दिया और घोड़े को भी चीर दिया, ठीक है। ऐसा जो है इतना वो जोश अमर सिंह ने इसमें दिखाया। और यहां से जो है वो महाराणा प्रताप ने अपने विजय की शुरुआत की। इसके बाद एक एक करके जो है वो महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ को जीतते गए। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो 2 स्थल जो है वो प्रताप के पास नहीं थे, चित्तौड़ और मांडलगढ़। याद रखना है, मृत्यु के समय 2 स्थल चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी संपूर्ण मेवाड़ में महाराणा ने अधिकार कर लिया था। मृत्यु की तारीख भी याद रख सकते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 23 जनवरी 1597। क्लास काफी लंबी हो गई, बाकी इतिहास ही इतना बड़ा है, क्या करें। ठीक है, तो ये हो गए भाई मेवाड़ के सारे युद्ध।
तो मेवाड़ के इतिहास को अगर हम देखें तो ब्रीफली मेवाड़ का जो इतिहास है वो लगभग लगभग किसका है, युद्धों का इतिहास है। मेवाड़ का अधिकतर इतिहास किस चीज का है, युद्धों का ही है। अब उसके अलावा भी जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें बच जाती है वो और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे राज प्रशस्ति। पहले हम बात करेंगे राज प्रशस्ति, महत्वपूर्ण जो है अन्य तथ्यों की बात कर रहे हैं तो उसमें बात करेंगे राज प्रशस्ति। देखो राज प्रशस्ति क्या है, महाराणा राज सिंह, राज सिंह ने क्या किया, एक झील का निर्माण कराया। उस झील का नाम क्या था, राजसमंद झील। ठीक है, इसी के नाम पे इन्होंने नगर बसा दिया खुद के नाम पे। तो ये जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं नौ चौकी की पहाड़। क्या कहते हैं, नौ चौकी की पहाड़। ठीक है, ये जो नौ चौकी की पहाड़ है, इस नौ चौकी की पहाड़ पर राज प्रशस्ति लिखी है 25 काले संगमरमर में के पत्थर है। ठीक है, 25 जो ये काले संगमरमर के पत्थर हैं उन पे राज प्रशस्ति लिखी है। लेखक का नाम याद रखना, रणछोड़ भट्ट द्वारा। किसने लिखी, रणछोड़ भट्ट द्वारा। भाषा कौन सी है, तो भाषा है आपकी इसकी संस्कृत। भाई संस्कृत में जो है वो मेवाड़ का इतिहास लिखा है। क्या लिखा, मेवाड़ का इतिहास। किस भाषा में लिख दिया, संस्कृत में लिख दिया। और ये जो इतिहास है मेवाड़ का, उसमें आपको कुहिल से लेकर या ये कहें कि बप्पा से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। बप्पा से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपको एक विशेष तौर से जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो राज प्रशस्ति है उसमें एक संधि का वर्णन है। संधि का वर्णन, कौन सी संधि का वर्णन है, तो उस संधि का नाम याद रखें, मुगल मेवाड़ संधि। किसका वर्णन है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जो हुई थी। ठीक है, सॉरी 1613 ईस्वी में जो हुई थी। और इस समय शासक कौन थे मेवाड़ के, अमर सिंह। और मुगल कौन था, जहांगीर। इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। मुगल था जहांगीर और शासक था अमर सिंह, दोनों के बीच में संधि हुई थी। इस मुगल मेवाड़ संधि के अंदर जो है जो जो शर्तें थी उन सब का वर्णन, मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन राज प्रशस्ति में अपने को देखने को मिलता है। और अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। इस संधि के अंदर ये शर्त थी कि महाराणा अमर सिंह जो है वो कभी भी जो है वो मुगलों के पास में नहीं जाएगा, उसके स्थान पर उसका पुत्र कौन जाएगा, करण सिंह जाएगा। याद रखने वाली चीजें, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मुगल मेवाड़ संधि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मुगल मेवाड़ जो संधि है उसमें किस व्यक्ति ने जो है वो अमर सिंह के स्थान पर मुगलों की सेवा में गया था, तो उसका पुत्र था करण सिंह। किसका, अपने अमर सिंह का, वो इसकी सेवा में गया था। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट में अगले में चलते हैं अपन। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन मेवाड़ इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, अगला देखो, अगला आपका है कृष्णा कुमारी विवाद। कहाँ का है, मेवाड़ से संबंधित है भाई। अब मेवाड़ से संबंधित कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, ऐसा क्या हुआ था जो कृष्णा कुमारी जो है वो विवाद बढ़ गया। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य ये चीज समझनी है, ये जो मेवाड़ था इस मेवाड़ की एक राजकुमारी थी।
इस राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी। ठीक है, अब देखिए जब कृष्णा कुमारी थी उसमें मेवाड़ के तो शासक थे, मेवाड़ के शासक का नाम था, जो कृष्णा कुमारी के पिता थे, भीम सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह थे। अब हुआ क्या कि कृष्णा कुमारी की उम्र हो गई भाई 16 साल की हो गई उम्र, जैसे मान लो 15 साल की उम्र होगी, तो 15 साल की उम्र में हो गई, तो अब पिता को चिंता सताने लगी शादी की, तो इन्होंने इस कृष्णा कुमारी की कर दी सगाई। कृष्णा कुमारी की इन्होंने करी सगाई, और सगाई किससे करी? भीम सिंह से करी। अब आप कहोगे यार इसका तो खुद का ही नाम भीम सिंह था, तो भीम सिंह ने भीम सिंह से सगाई कैसे कर दी? अरे भैया एक आदमी के एक ही नाम 10 लोगों के भी हो सकते हैं। ये भीम सिंह इनके पिता थे कृष्णा कुमारी के, जो मेवाड़ के शासक थे, और जिस व्यक्ति से सगाई हुई थी वो भीम सिंह जोधपुर के शासक थे। कहाँ के थे? भीम सिंह कहाँ के थे? जोधपुर के शासक थे। ठीक है भाई, अब इनकी दोनों की सगाई कर दी। संजोग से क्या हुआ कि शादी से पहले ही इस भीम सिंह जोधपुर वाले जो थे ना, बनाजी, जिनसे सगाई करी थी, उनकी मृत्यु हो गई। शादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पिता को अधिकार है कि दूसरे व्यक्ति से सगाई करे। ठीक है, तो इन्होंने भीम सिंह जी मेवाड़ वालों ने क्या किया कि कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई करी, और ये सगाई किससे करी? ये सगाई कर दी आपके किससे? जगत सिंह से। जगत सिंह कहाँ के थे? जयपुर के। देखो पहले सगाई भीम सिंह से हुई, भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो जगत सिंह से कर दी जयपुर वाले से। अंडरस्टूड मामला है। लेकिन यहाँ पे जो आपके भीम सिंह का पुत्र था, भीम सिंह का पुत्र था, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह, जो मारवाड़ का शासक बना, जो जोधपुर का शासक बना, उसने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यही इस राजकुमारी की सगाई तो हमारे यहाँ हो रखी थी, चलो कोई नहीं, भीम सिंह जी मर गए, पिताजी मर गए, तो मुझसे कर दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भाई दूसरी जगह तो हम नहीं जाने देंगे। और दोनों में आपस में मूंछ खिंच गई भाई, दोनों ने आपस में लड़ाई की निर्धारित कर ली। अब इधर जयपुर वालों ने भी मूंछ का बाढ़ बना लिया कि नहीं भाई, प्यार करा तो मैं ही करा। ठीक है, और अटी ने आपने कहीं बोले जोधपुर वाला भी बना लिया, और दो ही आपस में लड़ाई हो गया। स्थितियां इतनी विकट हो गई कि इन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम को बुलाया, अमीर खां पिंडारी को बुलाया। जोधपुर वालों ने किसको बुलाया? अमीर खां पिंडारी को बुलाया। किस लिए? कि कैसे भी करके जो है वो क्या होना चाहिए, कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर में होना चाहिए, बस। और इधर जगत सिंह ने प्रेशर बनाया किस पे? भीम सिंह मेवाड़ वाले पे। और चारों तरफ से मेवाड़ वाले जगत सिंह, ये भीम सिंह जी जो है वो क्या हो गए? दुखी हो गए। आखिर में उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि सारा विवाद ही खत्म हो गया, उसी को कहते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। अब वो रास्ता तो आपको पता ही है कि जब कोई समस्या है और उसकी उसको जड़ से ही नष्ट कर दें तो फिर वो समस्या ही नहीं रहेगी। 21 जुलाई 1810, 21 जुलाई 1810 ईस्वी की बात है। और इस दिन जो है ये जो कृष्णा कुमारी थी, इसको जहर दे दिया गया, और जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। और इस तरह से मेवाड़ के ऊपर जो है वो एक तरह से ये एक काला धब्बा जो है वो माना जाता है। ठीक है, और इस तरह से कृष्णा कुमारी विवाद समाप्त हुआ। तो ये घटना भी आपको पूछी जा सकती है। अब उसके बाद में आते हैं एक दो नाम और। एक अपने नाम आता है फतेह सिंह। फतेह सिंह जो शासक हुए उस समय एक घटना घटी। फतेह सिंह के समय घटना घटी 1903 ईस्वी में। ठीक है, ये जा रहे थे दिल्ली दरबार में, ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर तो एक शासक, एक कारण जो है वो विद्वान थे, केसरी सिंह बारठ।
केसरी सिंह बारठ जो है उन्होंने इनको 13 दोहे लिख के दिए भेजे, इनको 13 दोहे भेजे, क्योंकि उस समय जो है ये वहां पे जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई आप उस मेवाड़ रियासत से हो जिन्होंने जो है अपना धर्म जो है हमें हमेशा निभाया है, ठीक है, और आप आज जो है वो उन अंग्रेजों के पास जा रहे हो, तो इन्होंने जो है वो इनको वापस समझाने के लिए 13 दोहे लिख कर भेजे। इन 13 दोहों को कहते हैं चेतावनीरा चूंगट्या। याद रखना है, चेतावनी के चौंगटे जो थे उसमें कुल कितने दोहे थे? 13 दोहे थे। और किसको लिख के भेजा था? फतेह सिंह को भेजा था, जो कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। किसने लिखा था? तो केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ जो थे उन्होंने लिखा था, क्रांतिकारी थे, और ये एकमात्र क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने पुत्र का और अपने जवाई का और अपने पूरे परिवार का जो है वो बलिदान किया। किस चीज के लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए। और यही इन्होंने इन दोहों में लिख के भेजा कि पग पग धाम्यो पहाड़ दरा छाड़ी राखी धर्म जब महाराणा और मेवाड़ हृदय बसिया इंद के, ठीक है, अकबर, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने टोटल 13 दोहे लिखे, कभी बताएंगे आपको। तो आपको यहाँ इतना याद रखना है कि किसने लिखे और किसको लिखे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है वो मेवाड़ का इतिहास ब्रीफिंग में पूरा हो गया है। अपना जो लेवल है, या मैं ये कहूँ कि मेवाड़ के इतिहास में युद्धों के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, लगभग 16 स्लाइडें अभी क्रिएट अपनी हुई है, तो ये सारी स्लाइड जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाता हूँ। तो आप वहां पे ज्ञान सेतु जो अपना चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, और इसके साथ साथ इसका जो ऐप है, जिसका इन दोनों का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर जो है आपको एक तो फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाया हुआ है अभी करंट अफेयर्स का, वो आप वहां से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इको सर्वे के जो नोट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हुए हैं। 2 चैप्टर के अब तक हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर 1-2 दिन में आ जाएगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मात्र 10 रुपए के अंदर जो है आपको टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल करवाई गई है, और वो भी आप वहां से दे सकते हैं। तो बहुत ही कम पैसे के अंदर जो है वो वैल्यूएबल जो चीजें हैं आपको वहां प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप कोऑपरेट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।